चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री के बीच में है? बताइए कितने डिग्री के बीच में बेटा अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो कहां से कहां तक? 8.4 डिग्री से लेकर के बेटा 37.6 होगा। ये कितना होना चाहिए? 37। अच्छा फर्स्ट में लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है ऊपर है, ओके ये वाला सही है बेटा, है ना। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का मैप आपको पता होना चाहिए कैसा क्या है। ऐसा ही कुछ बनता है, बताओ। मान के चलिएगा कि भारत है हमारा, यहाँ से ऐसा, और इसको नीचे ले जा लो। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये। अब आई थिंक, चलिए तो यहाँ से, अरे हाँ, यहाँ से ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से ये हो करके ऐसा आ जाएगा भारत। तो आपसे यही पूछा है कि बेटा कहाँ से, तो आप बात करोगे कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार, आड़ी लाइनें अक्षांशीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो कितने डिग्री से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 पॉइंट कितनी डिग्री, 6 डिग्री तक क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है। बात करेंगे बेटा यहाँ पे, तो एक लाइन आपको और याद रखनी है अक्षांश रेखा में, वो कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप कहोगे कि 8, और ये भारत में सबसे बड़ी कर्क रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की भारत में बात करूंगा। ठीक, इसके बाद में बात करें तो कौन कौन से राज्य, तो आपको राज्य याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर त्रिपुरा, और ये हो जाएगा मिजोरम। बताइए यही होगा क्या कि इसी में कर्क रेखा आपकी गुजरती है। और इसमें भी बेटा बात करेंगे तो आपको राजधानी रांची याद रखना है कि कर्क रेखा के ऊपर है ना, कर्क रेखा के ऊपर कौन सी है? रांची। और पास में राजधानी भोपाल और गांधीनगर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और एमपी की बात करेंगे तो एमपी में भी कितने जिलों से? 14 जिलों से। टोटल वर्ल्ड में 18 देश, 8 राज्य और 14 जिलों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। फिर बोला है बेटा भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का अक्षांश क्या है? वही सेम क्वेश्चन कि बेटा यहां पर बोला गया कि हम बात करते हैं भारत की, भारत की अगर बात करेंगे इस टाइप से हमारा भारत होगा, बताइए यही बनेगा, है ना, ऐसा भारत है। तो यहाँ पे पूछा बेटा कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार कितना है या दक्षिणतम बिंदु। अच्छा दक्षिणतम बिंदु पूछा है बेटा भारत का, तो मैं अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करूंगा तो कौन सा आएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा आएगा? इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर है। परंतु इसमें पूछा है कि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नाम दिया हुआ है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी कितने डिग्री पे? तो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और इसी को बेटा हम बोलते हैं केप केमोरिन। क्या बोलेंगे? केप केमोरिन इसको बोलेंगे। और केप केमोरिन स्थलीय भूमि का भी दक्षिणतम बिंदु है। और कहां पर आता है? तो ये तमिलनाडु में आता है। क्लियर है क्या ये चीजें? वहीं अगर मैं उत्तरी बिंदु की बात करूंगा तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, क्योंकि बेटा हम अगर नेटवर्क नहीं आए तो फोन करने के लिए कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर, इंदिरा कॉल। ये वाला बताइए, गोहार माता, गोहार मोता बोलते हैं इसको, सरक्रीक भी इसी को बोला जाता है। और इसकी बात करेंगे तो इसको किबिथु, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, त्वांग जिला। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है यहाँ पर बात करेंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? अच्छा पश्चिमी बिंदु का देशांतर क्या है? यहाँ पर देशांतर की बात कर रहे हैं तो अक्षांश की हमने सारी बात कर ली। अक्षांश में वापस से मैप आपको याद रखना है। यहाँ से बात करेंगे इस टाइप से, इंडिया का मैप, इधर गुजरात, यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नीचे जाएंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मेघालय, और यहाँ से आपको ये बना देना है मैप। उसके बाद में बात करेंगे बेटा देशांतर विस्तार क्या होता है। देशांतर मतलब कि ये वाला खड़ी लाइनें,
खड़ी लाइनें कहां से, गुजरात से लेकर के कहां तक स्टार्ट होती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बेटा मैं टोटल लेंथ की बात करूंगा, यहां से यहां तक कितनी? 29 33 29 2933 ये हो जाएगी। बेटा इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, बताओ इसमें से क्या होगा? है ना, पश्चिमी यहां से स्टार्ट होता है 68 पॉइंट, यही होता है क्या, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहां तक, तो आप कहोगे कि 97.25 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट पे आपका देशांतरी विस्तार होता है। और इस वाले को क्या बोलते हो आप, तो इसको बोलोगे क्या, गोहार मोता। और इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे क्या, सरक्रिक, सॉरी किबिथु, है ना। अरुणाचल प्रदेश वाले को क्या बोलेंगे, किबिथु। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? अच्छा, पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा, पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। बेटा दिया हुआ है, अभी हमने बात कर ली कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बात करेंगे स्थलीय भूमि का, कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भौगोलिक स्थान के कारण भारत को किस महासागर का संपर्क मिलता है? भारत के नाम पे ही उसका नाम पड़ा है ऑलरेडी, कि हिंद महासागर किसके नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर। और विश्व में एकमात्र महासागर जिसके नाम पर, जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण किस प्रकार का सामरिक लाभ प्राप्त होता है? ऑल ऑफ द एबव, मतलब समुद्री सुरक्षा में वृद्धि है, बिल्कुल है ना। उसके बाद में विदेशों उपक्रमों से सुरक्षा होती है, विदेशी उपक्रमों से सुरक्षा है, बिल्कुल, कि कोई आकर के हम पे अटैक कर रहा है क्या, नहीं, हमें सुरक्षा मिलती है। सैन्य गतिविधियों में प्रमुख स्थान है, कोई अगर आकर के अटैक कर रहा है, समुद्र में आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हमें पता चलता रहेगा ना, समुद्र की वजह से निगरानी हम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, कन्याकुमारी में, कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन की अवधि में क्या अंतर होता है, बताइए बेटा। अच्छा, कश्मीर और कन्याकुमारी में आपका कौन सा अंतर होता है, बताइए बताइए। कश्मीर में दिन लंबा और कन्याकुमारी में दिन छोटा होता है, पहला ऑप्शन। कन्याकुमारी में दिन लंबा और कश्मीर में दिन छोटा होता है। फिर लिखा है छोटा दोनों जगह बराबर होता है। और एक और लिखा है बेटा, अच्छा ओके, यह मौसम के अनुसार बदलता है। कश्मीर में दिन लंबा होता है और आपका कन्याकुमारी में दिन क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, तो आप कहोगे कि सर देखिए बेटा, ये हमारा भारत मान के चलिएगा, है ना, ऐसा ही होगा बेटा, कुछ ऐसा मान लो भारत। यहाँ से बेटा सन, अब आप जानते हो कि बीच से कर्क रेखा गुजरती है, बीच में इधर हो गई आपकी मध्य डिग्री, 0 डिग्री, और नीचे आ गए क्या, नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, और ये हो जाएगी कैंसर। अब बात करें बेटा, सूर्य दोनों के बीच में लंबवत चमकेगा, है ना। अगर सूर्य यहां पर है, सूर्य इधर चमक रहा है, तो अभी बेटा अगर ये सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है तो तिरछा पड़ेगा, तिरछा ही पड़ेगा ना। सूर्य अगर यहां भी आया, यहां पर भी सूर्य यहां भी आएगा तो भी किरणें कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। और जब कर्क रेखा पे आएगा तो भी किरणें कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। यहां से बताओ जरा, तिरछी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे ऐसी किरणें यहां तक तिरछी पड़ेगी। अब तिरछी पड़ेगी कब तक पड़ेगी, जब तक सूर्य मान लो यहां से कवर कर रहा है, यहां तक भी आ जाएगा तो भी किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। और यहां पे तो एकदम एग्जैक्ट पड़ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सूर्य अगर यहां से यहां भी आएगा तो भी किरणें क्या होगी, इस पर सीधी पड़ने वाली है। और सीधी पड़ेगी तो मतलब मैं कह सकता हूं कि सूर्य के एकदम नीचे होगा, और सूर्य एकदम सडनली आगे चला गया तो क्या हो जाएगा, दिन छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। तो यही कारण है कि इसमें
दिन हमारा क्या होता है नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे से एक क्वेश्चन और याद रखना, नीचे से मैं जैसा ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊंगा दिन मेरा बड़ा होता जाएगा, है ना। यहां से जैसे ही मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो दिन मेरा हर स्टेट हर राज्य के हिसाब से बढ़ता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेगी आपका जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। अच्छा, सीधी सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेगी, तो नीचे की तरफ कर्क रेखा से नीचे, क्योंकि सनलाइट दोनों, सन तो सूर्य तो इन्हीं के बीच में परिक्रमा करता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से वापस यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और वापस, यही करता है। इसीलिए अगर मैं मार्च से ले लूं 23 मार्च को यहां है तो ऊपर कहां पर जाएगा 3 महीने बाद, मार्च से 21 जून, 21 जून के बाद में वापस से 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद में वापस से 22 दिसंबर, ऐसा रोटेट करता रहेगा। तो ये हर एक गोलार्ध में सबसे बड़े दिन हो जाएंगे आपके। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच की दिन की अवधि का अंतर किस कारण होता है। तो नीचे से धीरे 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 अपन ऊपर जा रहे हैं, और ये अंतर किसके कारण होगा, अक्षांश। क्यों होता है, क्योंकि एक अक्षांश को कवर करने के लिए 4 डिग्री का 4 मिनट का समय लगता है, और नीचे से ऊपर तक 8 से लेकर के कितने डिग्री, 37 डिग्री, करीबन करीबन 30 डिग्री का अंतर बैठता है। और 30 में आप 4 का अंतर कर दो, मतलब 2 घंटे का अंतर आ जाएगा क्या, है ना। तो ये समय आपका ऊपर तक में यही अंतर बैठता है, यही अंतर है कि किसके कारण होगा। तो आप कहोगे कि सर अक्षांश के कारण होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को भी 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी रोटेट कर रही है तब तो सूर्य का प्रकाश उसको मिल रहा है ना, तो 1 डिग्री रोटेट करने पे ही सूर्य का प्रकाश एक मतलब एक अक्षांश कवर करने के लिए 4 मिनट का समय ले रहा है। आगे चले, कश्मीर में दिन की अवधि कितने घंटे तक हो सकती है, बताइए। 12 से 14 घंटे तक हो सकती है। क्योंकि क्यों हो सकती है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया यहां पे नीचे यहां पे कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां बात करेंगे यहां पर कितना, 37 पॉइंट। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल अक्षांश कितने, 8 कम कर दो 37 में से तो 29, 29 ले लो, और 29 मानते हो कि आपको 4 डिग्री 4 मिनट 1 डिग्री को कवर करने में लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 116 मिनट। अब 116 मिनट को मैं 2 घंटे बोल दूं क्या, है ना, 2 घंटे बढ़ सकता है ना, बढ़ सकता है, मतलब 12 घंटे तो हमारे होते ही है, इसमें 2 घंटे और बढ़ा दिए मैंने, तो 12 से 14 घंटे आपकी क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर जम्मू कश्मीर में 12 से 14 घंटे तक क्या होता है। आगे बात करें, कन्याकुमारी में दिन की अवधि कितने घंटे तक हो सकती है, लगभग समान ही होती है बेटा, 10 से 12 घंटे। 12 घंटे तो एवरेज ही है, 12 घंटे आंसर कर सकते हो। अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 10 भी लगा सकते हो, बाकी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 घंटे ही होगा आंसर। कितना होगा, 12 घंटे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में कोई बड़ा अंतर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। यह समुद्र तट पर स्थित है, यह कर्क रेखा के पास स्थित है, यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है, यह उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। बताइए बताइए क्या होगा आंसर, बताओ। यह भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, और भूमध्य रेखा पर आप जानते हो कि सूर्य दोनों गोलार्ध में बराबर लंबवत चमकता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी, इसीलिए भूमध्य रेखा के पास में, इसीलिए कन्याकुमारी का क्या है, बराबर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यह भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा को क्यों चुना गया? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पूछा है कि 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया? ऑप्शन ए, यह भारत के भौगोलिक केंद्र से होकर गुजरता है, यह भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरता है, यह कर्क रेखा के साथ स्थित है, यह भारत के सबसे बड़े शहर के पास स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीचों बीच से गुजर रही है, मध्यवर्ती क्षेत्र में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से होकर के गुजरता है। आगे, भारत की मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन या स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है? इलाहाबाद याद रहेगा, इलाहाबाद में भी प्रयागराज, नैनी नैनी में भी मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। आगे बात करेंगे, भारत में समय रेखा का निर्धारण किस मानक यामोत्तर के आधार पर किया जाता है? तो 82.5 डिग्री याद है आपको, याद हो जाएगा। यदि किसी स्थान पर मानक समय से 4 घंटे आगे का समय है तो वह स्थान किस दिशा में होगा? 4 घंटे आगे का समय दिया है, मानक समय हमारा जो 4 घंटे आगे, हमारा 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे है। बताइए किस डायरेक्शन में होगा? पूर्व में होगा बेटा। मानक समय रेखा जो है हमारी 0 डिग्री, चलो इसको समझो आप कैसे होगा। मैंने कहा कि 0 डिग्री लाइन यहाँ पे 0 डिग्री, इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व। अब मैंने बोला कि इस वाले समय से कितना घंटे आगे, 4 घंटे आगे, मतलब पूर्व में है ना, हम भी पूर्व में आते हैं, हमारा कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्व में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व यामोत्तर पर स्थानीय समय रेखा समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 12 PM पर है? बताइए। 11:30 कैसे करोगे? हाँ 7:30 ज़्यादा है, 9 चौक 36, 4 से इंटू करेंगे कैसा? हाँ 7 चौक, हाँ मिनट में करोगे तो वही आ जाएगा 11:30 घंटे। ठीक ठीक, 11:30 बजे आ जाएगा। चलिए बताइए कैसा कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लिया जाए, बताओ। यहाँ पे बोला है 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर पर स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है? अब बेटा इसको ऐसा समझो, यहाँ पर मैंने बोला ये है हमारा भारत, यहाँ से पूर्वी भारत की बात करेंगे तो बेटा 82.5 डिग्री ये है, 82.5 डिग्री जब ये दिया है तो मतलब मेरा 92 यहाँ पर कुछ आएगा, या सर 90 दिया है, 92 90 डिग्री। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 डिग्री ले लूँ, 8 डिग्री, और 8 डिग्री की अगर बात करेंगे तो 8 डिग्री इंटू 8 डिग्री को कवर करने के लिए 4 का समय करना पड़ेगा, तो 8 चौक 32 मिनट ये लगेगा, 32 मिनट ये हो गया। अब 5.5 घंटे पहले से, 5.5 घंटे पहले से, तो 5.5, अब 12 PM पर मानक समय बोला है कि एक कितना बज रहा है यहाँ पर, 12 PM हो रहा है। अब 12 PM में आप कितना जोड़ दो, 32 मिनट और जोड़ दो, है ना, 12:32 बेटा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 12:32। यही तो पूछा है कि इस पे 12 समय पे पूछा है, तो यहाँ से यहाँ का समय पूछा है, ये वाला इधर का ही तो पूछा है, तो इधर 32, 30 डिग्री का अंतर ले लो, तो 30 डिग्री है ना, वो ज्यादा अंतर नहीं बैठेगा, तो मिनट का ज्यादा अंतर थोड़ी, 1-2 मिनट और बढ़ जाएगा, 1-2 मिनट 4 मिनट और बढ़ जाएगा। कौन सा आएगा? हाँ बेटा बढ़ेगा ना, इधर इधर जा रहे, इधर जा रहे ना, 12 PM यहाँ पे उनने दे रखा कि 82.5 पे 12 PM है, तो ये वाला 90 डिग्री पर क्या होगा, तो 90 डिग्री पर क्या होगा, ये तो बेटा एड एड है ना इसमें, इसने यहाँ पर कहीं नहीं बोला ना कि 5.5 घंटे आगे, हाँ ऑलरेडी आगे है, आगे है ऑलरेडी, हम 12 बजे 5.5 घंटे आगे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर,
तो हम 12:30 आंसर करेंगे। क्लियर? क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर डिग्री का उतना ही अंतर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चले, नेक्स्ट। भारत में स्थानीय समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो अभी हमने बताया 82.5 डिग्री मेरिडियन, मेरिडियन के आधार पर। स्थानीय समय में कितना अंतर होता है जब दो स्थानों के बीच में 15 डिग्री के अक्षांश का अंतर होता है? 15 चौक 60, 15 डिग्री, 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं, 15 चौक 60, 1 घंटे का अंतर, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, डेली डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी के अंत में कौन सा समय लागू होता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? डे लाइट सेविंग टाइम। बेटा डे लाइट की अगर बात करें तो जहां पर ठंड वगैरह ज़्यादा पड़ती है ना, सूर्य जल्दी निकल जाता है तो उनका काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, सूर्य जल्दी निकलता है, अंधेरा जल्दी होता है। तो ऐसे एरिया के लिए आज़ादी से पहले डे डीएसटी का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी कुछ देश इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये कब किया जाता है? तो यहाँ पर लिखा होगा बेटा शीतकालीन समय। ठंड के समय में सूर्य जल्दी निकलता है क्या, और शाम जल्दी हो जाती है, अभी देखो। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? शीतकालीन समय हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है डीएसटी को समाप्त करने के बाद समय को कितने पीछे किया जाता है? बताओ डीएसटी को समय को पीछे कितने समय किया जाता है? बेटा अरुणाचल प्रदेश में मान लो सूर्य निकल रहा है जल्दी, और गुजरात में सूर्य पहुंच रहा है कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद मतलब हमने बीच का ले लिया 1 घंटे अरुणाचल प्रदेश साइड से छोड़ दिया, 1 घंटे गुजरात की तरफ से छोड़ दिया। बीच का लिया, बीच का 82.5 डिग्री लिया, मतलब दोनों के लिए बराबर। तो कितने घंटे का अंतर करूंगा मैं? 1 घंटे का। कितना हो जाएगा? 1 घंटे का अंतर हम पीछे करते हैं दोनों में मिला करके डीएसटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? आगे चले। डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी का पहला प्रयोग किस देश ने किया था? बताओ। जर्मनी ने। और जर्मनी ने भी कब किया था? जब फर्स्ट आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1947। बेटा जर्मनी दूसरा है। इसने इसका युद्ध में प्रयोग किया जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, क्योंकि उस समय इनको लगा कि सूर्य लेट निकलता है, लेट अगर निकलेगा तो जैसे सूर्य निकलता है युद्ध चालू। महाभारत में भी देखा होगा सूर्योदय के साथ में युद्ध होता है ना। तो वही इनने किस में युद्ध में किया था? जर्मनी ने युद्ध में किया था। चलिए, और इसी के क्वेश्चन है क्या, डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी का क्या उद्देश्य है? वही चीज, क्या उद्देश्य है बताओ। तो दिन के समय को बढ़ाना, रात के समय को घटाना, ऊर्जा की खपत करना, समय के क्षेत्र में बदलाव, मतलब दिन के समय को बढ़ाना, दिन में अधिक काम करना है। दिन का समय बढ़ेगा, हम जैसे सूर्य निकलेंगे काम करेंगे तो दिन का हमारा समय बढ़ जाएगा। आगे बात करें, डीएसटी किस समय के दौरान लागू किया गया? बेटा अभी बताया, विंटर, शीतकालीन समय, विंटर के समय में इसको लागू किया गया। चाय बागान समय, टी गार्डन टाइम किस स्थान पर विशेष रूप से लागू किया गया? तो बेटा असम, चाय सबसे ज्यादा, असम। चाय बागान समय को कब समाप्त किया गया? 1947 में भारत आजाद हुआ इसलिए खत्म कर दिया गया है ना। ठीक। भारत में अलग अलग टाइम जोन की मांग क्यों उठती है? क्योंकि बेटा विभिन्न क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर पाया जाता है, इसीलिए उठती है ना, पहला वाला है ना। ठीक। भारत में कुल कितने राज्य है? वेरी इजी क्वेश्चन, 28 या 29? 28। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में नहीं है? लद्दाख, ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। भारत में कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसकी राजधानी है चंडीगढ़? चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश भारत में राज्य के रूप में नहीं परिवर्तित हुआ? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश भारत में राज्य के रूप में नहीं परिवर्तित हुआ? दिल्ली। दिल्ली पहले भी केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रश्न संख्या 498 के अंतर्गत किस विषय पर उत्तर दिया गया था? बताइए बेटा, ये क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर इसका? भगवान जन, शिक्षा और रोजगार,
इसको बेटा थोड़ा सा देख लेना। लोकसभा के प्रश्न नंबर 498 के अंतर्गत किस विषय पर उत्तर दिया गया? तो 400 शिक्षा और रोजगार दिया है आंसर, है ना। ठीक, यहां बात करेंगे वही वाला है 47, 48। भारत की पश्चिमी सीमा कितने देशों से जुड़ती है? पश्चिमी, पाकिस्तान एक ही आएगा, अफगानिस्तान है नहीं, पाकिस्तान आएगा उनमें। ठीक, नेक्स्ट, भारत की पश्चिमी सीमा कितने देशों के साथ में जुड़ती है? अच्छा, ये वाला है ना। ठीक, भारत की दक्षिणी सीमा किस समुद्र से जुड़ी हुई है? हिंद महासागर से। ठीक, और लास्ट फिर से, भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितनी सीमा लंबाई है? 33, 23। अच्छा, 40, 96 किसके साथ? बांग्लादेश। 2500 किलोमीटर नहीं, 1800 भी नहीं है ना, 1750 नेपाल के आस है ना। चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे, है ना। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।